हेलो एवरीवन। दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना वैष्णव आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में मेंस की परीक्षाएं सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। इस मेंस की परीक्षा में वे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उन सभी के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वे अपने मेंस में आए हुए प्रश्नों को पेपर वाइज या पार्ट वाइज एनालिसिस करें। इसके अतिरिक्त वे सभी परीक्षार्थी जो इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाए हैं, कुछ नंबरों से चूक गए हैं या फिर उनका एक आध अटेम्प्ट था, या ऐसे भी परीक्षार्थी, ऐसे भी विद्यार्थी जो बिल्कुल अभी प्रारंभिक स्तर की अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप विशेष रूप से मेंस की रणनीति जो है वो बनाकर तैयार करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेंस में स्कोरिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक प्लान आप क्या करें, रणनीति बनाएं, एक प्लान तरीके से अपने तैयारी को अंजाम दे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जिस भी वर्ष में एग्जाम्स हो रहे हैं मेंस के, उनके प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। ठीक है, उनके क्वेश्चन के लेवल को जाने कि क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे, टफ थे। इसके अतिरिक्त उनमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आंसर राइटिंग के लिए, क्या आवश्यक है, किस स्तर पर जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप एक बेहतर तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम पेपर वाइज और पार्ट वाइज मेंस के प्रश्न पत्रों को, जो इस वर्ष प्रश्न पत्र आया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष पेपर 4 पार्ट 1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पार्ट 1 के अर्थात जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके, इसके अलावा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि बिल्कुल नए विद्यार्थी जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेंस में पार्ट 1 वाले सेक्शन से 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस 75 नंबर में 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, 8 नंबर के प्रश्न होते हैं और एक 15 नंबर का प्रश्न होता है। अथवा का ऑप्शन सिर्फ 15 नंबर के प्रश्न के लिए होता है, अन्य प्रश्नों को आपको जरूरी से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिक्रिया की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर से। अभिक्रिया की दर पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ये बताना था कि ऐसा क्यों होता है, इफेक्ट बताना था कि इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको इसमें और भी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि बढ़ती क्यों है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो अभिकारक के कण होते हैं, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें किसकी संख्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने से, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से उनमें क्या होने लगता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने लगता है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। कहने का मतलब है कि अभिकारक के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो तेजी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, तेजी से मूव करने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है ना, और इसकी वजह से टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है। और ये टेम्परेचर में वृद्धि भी आप बता सकते हैं कि अगर 10 डिग्री वृद्धि हो तो 2 से 3 गुना जो है आपकी अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप इतना आंसर दे देते हैं कि अभिक्रिया की दर बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है या घटती है, तो क्यों बढ़ती है या घटती है, और कितने प्रतिशत या कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितने गुना वृद्धि जो है वो होती है, इतनी अगर चीजें आप दे दें तो 2 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है जर्मन सिल्वर के बारे में। ठीक है, कि जर्मन सिल्वर एक सामान्य तांबा मिश्र धातु है, इसकी संरचना क्या है और क्या इसमें वास्तव में चांदी है। जर्मन सिल्वर इज अ कॉमन कॉपर एलॉय, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन एंड डज इट एक्चुअली कंटेन सिल्वर। कहने का मतलब कि जर्मन सिल्वर हम कह रहे हैं, तो क्या इसमें वास्तव में सिल्वर पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है।
लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये एक तांबा मिश्र धातु है, ठीक है, और इसकी संरचना क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर में ओवरऑल आपको जर्मन सिल्वर के बारे में बताना है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर एक क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, अलॉय है। किसका अलॉय होता है, 60% तांबे का, 20% जिंक का और 20% निकल का। ये 3 इसमें मेटल्स होते हैं। अलॉय क्या होता है, मिश्र धातु, आप सभी को पता होगा कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के धातु या धातुओं को मिलाकर एक अन्य प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। और ये किसका किसका अलॉय है, तांबा एक धातु है जो 60% मौजूद होता है, 20% जिंक और 20% लगभग निकल मौजूद होता है, और इन सबको मिलाकर क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है, जो कि एक अलॉय है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, अब हमने इसकी संरचना बता दी कि इसमें कितना कितना प्रतिशत है, मतलब इसके कंपोजिशन को बता दिया, ठीक है। ये एक सामान्य तांबा मिश्र धातु है, ये बता दिया। और अब हमको क्या बताना है, क्या इसमें वास्तव में चांदी है, ये हमको बताना है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर नहीं पता होगा तो, कि जर्मन सिल्वर में वास्तव में चांदी नहीं होती है, सिर्फ इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है क्योंकि इसकी चमक चांदी जैसी होती है, ठीक है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, जबकि इसमें वास्तव में चांदी नहीं होती है। ये आपको डिटेल करना था। और कारण भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी में धातु का काम करने वाले कारीगरों ने इसको विकसित किया था, इस प्रकार के अलॉय को, जो जर्मनी में कारीगर काम करते थे उन्होंने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर, क्योंकि जर्मनी में डेवलप हुआ था। और दूसरी बात ये कि इसकी चमक जो है वो किसके जैसी होती है, सिल्वर के जैसी। ये 2 कारण थे, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा जर्मन सिल्वर। आपने कंपोजिशन बता दिया, कारण बता दिया नाम का, 2 नंबर में इतना मोर देन सफिशिएंट आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। ये भी केमिस्ट्री का था, लगातार केमिस्ट्री के 2 प्रश्न हमको मिले। इसके पश्चात आपका प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट ताप तत्व में नाइक्रोम का उपयोग क्यों होता है। वाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। अब आपको 2 नंबर का सवाल है, 2 रीजंस आप पॉइंट में दे सकते हो, टू द पॉइंट आप अपने आंसर को लिख सकते हो। पहला तो आप बोल सकते हो कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी जिसे आप कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने से, रेजिस्टिविटी को कैसे शो किया जाता है, यानी कि प्रतिरोधकता, इसको रो से शो किया जाता है रेजिस्टिविटी को, ठीक है। और रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो करंट फ्लो में क्या पैदा होगा, प्रतिरोध पैदा होगा, मतलब करंट फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तेजी से नहीं हो पाएगा। यानी कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो करंट का क्या होगा, ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। और ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होगा, बहुत ज्यादा गर्मी के रूप में, यानी कि ऊष्मा के रूप में होगा, और जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा या हीट उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये पहला एक कारण है कि हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण लार्ज अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस करता है जब करंट पास होता है तब, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। पहला कारण आपने बताया। दूसरा कारण आप इसमें बता सकते हो कि इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अब गलनांक बहुत ज्यादा होने से हाई टेम्परेचर में भी इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होता, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत उच्च ताप पर भी नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकाऊ होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पदार्थ का क्षरण नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ड्यूरेबल होगा, लंबे समय तक चलेगा। तो ये एक 2 कारण आप यहाँ पर दे सकते थे, है ना, टू द पॉइंट आंसर लिख सकते थे, क्योंकि साइंस का प्रश्न है। साइंस में हमको बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा इसमें निष्कर्ष या अदर चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आप टू द पॉइंट अगर आंसर लिखते हैं तो ये आपके लिए काफी होता है अच्छे खासे नंबर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये 2 पॉइंट अगर आप बता देते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, इन 2 कारणों की वजह से इसका क्या किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 कारण थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न आपका आया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए, श्रृंखला कहने का मतलब है सीरीज में जुड़े हुए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों के समक्ष 2 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, एक अगर सीरीज का प्रश्न पूछा जा रहा है और एक अगर पैरेलल का प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि समांतर क्रम के विषय में पूछा जा रहा है और एक श्रेणी क्रम के विषय में पूछा जा रहा है।
यहाँ पर श्रेणी क्रम का सवाल है, ठीक है। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। एक अगर श्रेणी क्रम में है तो सीधा जो भी आपके रेजिस्टेंस दिए होते हैं उनको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए सिंपली, ठीक है। और अगर पैरेलल में दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R1 अपॉन प्लस 1/R2 1 अपॉन प्लस 1/R3। इस तरीके से आपके क्या दिए हुए हैं, दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर सीरीज का, तो सीधा सा जवाब है यहाँ पर आप क्या करिए, सीरीज वाले फॉर्मूला में आपका क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो आप इसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, तो समझते हैं इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी थी। इसमें आप लिख सकते थे गिवन रेजिस्टेंस, कौन कौन से रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो R1 आप लिख दीजिए 2 ओम, R2 लिख दीजिए 3 ओम है R2, और R3 जो है वो क्या है 4 ओम यहां पर दिया हुआ है। ये क्या है, आपके गिवन रेजिस्टेंस है, यानी कि दिए गए प्रतिरोध है, प्रश्न में दिए गए प्रतिरोध है। तो आपको अपने आंसर की शुरुआत कुछ ऐसे करनी है, गिवन रेजिस्टेंस, फिर आप लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम हेतु इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लिख दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 अपॉन R2 प्लस R3, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या आ जाएगा आपका 9 ओम, इज द आंसर, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन series combination is 9 ओम, ठीक है। तो इतने में आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या लिखेंगे आप, गिवन रेजिस्टेंसेस, दिया गया प्रतिरोध, आप लिख दीजिए R1 R2 R3 क्या दिया हुआ है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे दीजिए, दिए गए श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध होगा, इस प्रकार से लिख के फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लिखिए, और लास्ट में आप लिख दीजिए इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, 9 ओम होगा। कंप्लीट, 2 नंबर में आपको सिर्फ इतनी चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल हो गया, फिर से बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईसीजी पर टिप्पणी लिखी आया है 2 नंबर में, ठीक है। आप सबको अगर मान लीजिए ईसीजी के बारे में आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बेसिक एक जानकारी हम सबको है कि ईसीजी कब करवाया जाता है, ईसीजी का टेस्ट होता है, ईसीजी का टेस्ट डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ईसीजी जो होता है इसे क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, प्रश्न में ही दिया हुआ था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर कार्डियो एंड G फॉर ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है ईसीजी को। ईसीजी एक डिवाइस होता है जो डिवाइस क्या करता है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते रहता है। हमारे हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में कैसे होती है, बिल्कुल होती है हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद के पास में क्या मौजूद होता है, एक साइनोएट्रियल नोड होता है, ठीक है। ऐसे नोड जिसे कहा जाता है साइनोएट्रियल नोड। ये साइनोएट्रियल नोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, विद्युत आवेग आपके हार्ट में जनरेट करते हैं, और उन्हीं विद्युत आवेगों के फलस्वरूप आपके हार्ट में क्या होती है, पंपिंग होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होते रहता है कंटिन्यू। यानी कि यहाँ पर हृदय में क्या मौजूद, हृदय में कौन सी एक्टिविटी होती रहती है, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती रहती है, और इसी संकुचन और शिथिलन के परिणाम स्वरूप ब्लड जो है वो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल से कहां बढ़ते रहता है, एओर्टा यानी कि महाधमनी और
वेना कावा, इन सभी क्षेत्रों में क्या होते रहता है, ब्लड जो है वो पहुंचते रहते हैं, यानी कि आपके हार्ट की पंपिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है इसी आवेगों के माध्यम से। और इसी आवेगों की जो गतिविधियां होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, इनको मेजर करता है कौन, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो आप इतना शुरू कर सकते हो यहां से कि ये एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट की रिकॉर्ड करता है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल था, बहुत ज्यादा आपको इसको एलिब्रेट नहीं करना था। उसके बाद फिर आप फंक्शन लिख सकते हो, कार्य लिख सकते हो। क्या करता है ये, हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, और हार्ट में जो रिदमिक एक्टिविटी होती है, जो रिदम में आपका हार्ट जो है वो क्या होते रहता है, लबडब साउंड करते रहता है, वॉल्स खुलते हैं बंद होते हैं, पंपिंग होती है हार्ट में। कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड का होता है, और ये 0.8 सेकंड में जो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, ये सारी एक्टिविटी को कौन मेजर करने का काम करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। ठीक है, तो ये कार्डियक आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करने की कोशिश करता है, मॉनिटर करने की कोशिश करता है, और उसी के द्वारा रिजल्ट देता है। जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं आपकी बॉडी में या हार्ट में, उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और आपके सामने परिणाम प्रस्तुत करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके हार्ट में कौन सी गतिविधियां जो है वो एबनॉर्मली हो रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, इतना आपने लिखा। उसके बाद क्या करता है, हार्ट रेट रिदम को क्या करता है, मॉनिटर करता है, जिससे कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। बस 2 लाइन में इतना आपने इसमें बता दिया ईसीजी के बारे में। ठीक है, इसमें वेव्स वगैरह भी होते हैं, पी वेव्स एंड अदर वेव्स, आपको इतना डिटेल नहीं लिखना था क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, आप बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और इतनी चीजें तो मुझे ऐसी आशा है कि हर परीक्षार्थी को पता ही होता है ईसीजी के विषय में, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है, व्याख्या करें। Why is respiration considered as an exothermic reaction? Explain. बहुत आसान सवाल था ये भी। अगर आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिएक्शन अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है अगर वो अच्छे से याद है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये पता है, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, यहां पर प्रश्न पूछा गया है, अच्छा श्वसन क्या होता है आपको पता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके लंग्स एल्वेलाई के माध्यम से आपके ब्लड कैपिलरीज में मिलता है, ब्लड के थ्रू ये कहां जाता है, आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, और यही ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है। यानी कि जो भी आप ग्लूकोज खाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ग्लूकोज क्या फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है ऐसा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों रेस्पिरेशन प्रोसेस, पहले तो आप बता दो कि श्वसन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और ऊर्जा मुक्त होती है। और उसके बाद ये रिएक्शन को आप बता दो, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई, ऑक्सीकरण हुआ, बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकली। कितनी एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। जनरली रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये होता है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हो। सीधी सी बात है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होना, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी की आवश्यकता होना उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, 38 एटीपी। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप सिंपल रिएक्शन बता दो, रेस्पिरेशन को बता दो, उसके बाद फिर रीजन बता दो। बहुत आसान सवाल था ये भी। ठीक है,
चलिए बढ़ते आगे। 2-2 नंबर के सवाल ज्यादातर हम देख रहे हैं कि थोड़े से सिंपल थे और बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं पूछे गए हैं सवाल, थोड़े से एक्सप्लेन करने एक्सप्लेनेशन वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे सवाल पूछे गए जिनमें ज्यादातर रीजन वगैरह पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवाल थोड़े आसान होते हैं। फैक्चुअल सवाल ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है आपको पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता है ना, बट एक्सप्लेनेशन वाले सवाल आप थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चलिए आते अगले सवाल में, यदि परागण नहीं होता तो फूलों में निषेचन क्यों नहीं हो पाता, यानी कि why cannot fertilization take place in flowers if pollination does not occur। यहां पर कह रहे हैं कि पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्यों? ये भी रीजन वाला सवाल है, सेम जैसे हमने डिस्कस किया। तो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, इस पर हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों को पता है फ्लावर जो होता है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लावर में 2 पार्ट होता है। एक कौन सा होता है, मेल पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका फीमेल पार्ट। ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेल पार्ट वाले भाग में जब भी मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट बैठ गया, तितली बैठ गया मेल पार्ट वाले भाग में, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि नर भाग में उसके जो पराग कण होते हैं उसके पैरों से चिपक जाते हैं, और वही तितली जाकर जब स्त्री वाले भाग में यानी कि उसके फीमेल वाले पार्ट में बैठता है तो स्टिग्मा में क्या करता है, वो उन पॉलन ग्रेन्स को यानी कि पराग कणों को क्या कर देता है, स्त्री केसर वाले भाग में छोड़ देता है ना, जिससे आगे चल के स्त्री वाले भाग में क्या होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक है, और पॉलन ट्यूब के निर्माण से फिर क्या होता है, अंदर मेल गैमेट जो है यानी कि नर युग्मक जो है वो क्या हो जाता है, मादा युग्मक से मिल जाता है। और जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं तभी तो क्या होगा, फ्यूजन होगा उन दोनों के बीच में, मीटिंग प्रोसेस होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो आपसे कह दिया जाए कि नर युग्मक मादा युग्मक मिल ही नहीं रहे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और मिलेंगे कब, जब पॉलिनेशन होगा, क्योंकि पॉलिनेशन प्रोसेस में ही पॉलन ग्रेन जो है एंथर से कहा जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या करता है, फ्यूज करता है। तो आप यहां पर पहले पॉलिनेशन को बता दो कि पॉलिनेशन प्रोसेस जो है इसमें पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण फीमेल वाले पार्ट में जब जाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, और इसी मिलने की प्रक्रिया से ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। अगर परागण की प्रक्रिया ना हो तब नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिल पाएंगे, और नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, प्रक्रिया ही नहीं होगी। इसीलिए यहां पर ये कह रहा है, प्रश्न जो है वो यहां पर आपने इतना समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, रीजन वाला सवाल था और बहुत इजी रीजन था, तो आप ये इस तरीके से बना सकते थे, ठीक है। डायग्राम वगैरह की तो आवश्यकता नहीं थी वैसे, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है, कह रहा है कि जैव विकास के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन का योगदान लिखिए। 2 लिख सकते थे हम लोग। चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी 1859 में, एक किताब लिखी थी इन्होंने, कौन सी किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये एक किताब इन्होंने लिखी थी, ठीक है, 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस किताब में इन्होंने किसको बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था, जैसे आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आप सबने सुना होगा चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के विषय में, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार इन्होंने क्या बताया था, तो आप पहले पॉइंट में ये बता सकते हो, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। किताब का नाम भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में कब दिया था, डेट भी लिख सकते हो, ईयर भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप उसमें बता सकते हो कि उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि अनुकूल गुण वाले जीव जो हैं वो जीवित रहते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, और समय के साथ उनमें नई प्रजातियों का विकास भी होता है,
है ना। कहने का ये मतलब है कि जो प्रकृति के अनुकूल होगा वही जीवित रहेगा, वही प्रजनन करेगा, वही अपनी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करेगा। जो प्रकृति के प्रतिकूल होगा वो जीवित नहीं रहेगा। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? प्राकृतिक वर्ण का या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहलाता है। और इसी सिद्धांत को दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसके बारे में और भी आप डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न जो है वो सिर्फ 2 नंबर का है, तो जैव विकास में उनके नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इतना इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारे इस तरीके से ये 8 प्रश्न जो है वो खत्म हुए यहाँ पर 2 नंबर के। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। 4 नंबर वाले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे, दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे भाग में हमको पहला ही सवाल जो दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? फिजिक्स का दिख रहा है। ठीक है, फ्यूज वायर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थ का नाम बताइए और उसके इस्तेमाल का कारण भी बताइए। नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर एंड स्टेट द रीजन फॉर इट्स यूज। तो कौन से पदार्थ का यूज होता है? ज्यादातर सर्वाधिक मात्रा में टिन और लेड, इनके अलॉय का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? आपके टिन एंड लेड के अलॉय का यूज किया जाता है। यहां पर अयस्क लिखा हुआ है, ये मिश्र धातु है। ठीक है, इसके अलॉय का यूज किया जाता है किसके? टिन और लेड के। अब क्यों यूज किया जाता है? आपने बता दिया कि फ्यूज वायर बनाने के लिए पदार्थ का नाम बताइए, आपने पदार्थ का नाम बता दिया, टिन और लेड का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर और कॉपर के भी अलॉय का यूज होता है, बट ज्यादातर प्रयोग किया जाता है टिन और लेड। तो आपको अगर इच्छा है तो आप यहां पर सिल्वर एंड कॉपर भी बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज किया जाता है टिन और लेड का। तो अच्छा होगा कि आप ये वाला आंसर लेके चलो। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करें कि क्यों ऐसा होता है, उसके इस्तेमाल का कारण भी बताना है आपको। तो कारण आप नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हो। क्यों कारण, क्या कारण होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर तेजी से धारा जो है वो अधिक प्रभावित होने लगेगी तो ये गर्म होकर क्या हो जाएगा? जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक इसका कम है। कम ताप पर ही ये तार वो है वो गल जाएगा, कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा और इस तरीके से अप्लायंसेस जो है वो उड़ने से या फिर खराब होने से बच जाएंगे। तो ये पहला कारण हुआ, क्योंकि इसका क्या होता है? गलनांक बहुत कम होता है ना। जब सर्किट, फिर आगे रीजन बता सकते हो कि जब सर्किट पर करंट जो है वो ओवर फ्लो होने लगता है तो ये पिघलकर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। पिघलने से सर्किट टूट जाता है, जिससे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। तो आपने पदार्थ का नाम बताया, इस्तेमाल का कारण बता दिया। ठीक है, 4 नंबर में इतना आपका सफिशिएंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हो सिल्वर और कॉपर के मिश्र धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं का गलनांक जो है वो कम होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भोजन में बासीपन को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली किन्हीं 4 विधियों को संक्षेप में समझाइए। यहां पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि 4 विधियां बतानी है, तो आप सीधे 4 पॉइंट लीजिए और 4 पॉइंट में 4 विधियों को एक्सप्लेन कर दीजिए। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो भोजन में बासीपन को रोकने के लिए पहला जो आमतौर पर हम सभी प्रयोग करते हैं, आप लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन, भोजन को ठंडा करना। रेफ्रिजरेशन में क्या होगा? खाने को आप कहाँ रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में, यानी कि एक कोल्ड एनवायरनमेंट देंगे उसको, ठंडा एक तापमान देंगे। ठंडा तापमान देने की वजह से क्या होगा? कम तापमान होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो कम ग्रो कर पाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा ग्रो होने के लिए। ज्यादा ग्रो कब होंगे? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। धीमी ग्रोथ की वजह से वो खाने को डिकम्पोज नहीं करेंगे, अपघटित नहीं करेंगे, और आपका खाना सुरक्षित रहेगा। तो ये पहला रीजन लिख सकते थे, रेफ्रिजरेशन। दूसरा कारण लिख सकते थे खाने को डिहाइड्रेट करना, सुखाना, डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? खाने से आप पानी को, मॉइस्चर को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। पानी या मॉइस्चर, नमी को क्या कर देते हैं? खाने से अलग कर देते हैं, जिससे कि नमी नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नमी नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। नमी नहीं मिलने से फंगस वगैरह जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या नहीं हो पाएंगे? डेवलप नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे, और खाना आपका खराब नहीं होगा अगेन। तो ये एक रीजन लिख सकते थे। ये बहुत लोग मतलब आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विधियां हैं, तो ये लिख सकते थे, रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन। फिर नमक और चीनी मिलाना, ये भी एक तरीका होता है। आपको पता है लंबे टाइम तक अचार को आप स्टोर करके रखते हो, नमक उसमें ज्यादा डाल के रखते हो। लंबे टाइम तक जैम वगैरह को स्टोर किया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है, उसमें चीनी मिला दिया जाता है। चीज वगैरह को भी या खोए वगैरह को भी स्टोर करके रखा जाता है, उसमें भी नमक या फिर
चीनी जो है वो मिला दिया जाता है। तो ये दूसरा आपका तीसरा हो सकता था विधि, जिसमें आप नमक या चीनी मिला सकते थे। नमक या चीनी मिलाने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की बढ़त के लिए वो अनुकूल एनवायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट जो है वो उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कम होता है, वो खाने को अपघटित नहीं करते, डिकम्पोज नहीं करते, और आपका खाना जो है वो सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल दे सकते थे जैसे कि अचार और मुरब्बे का, ये हो सकता है। इसके अलावा एक केमिकल विधि भी लिख सकते हो आप, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, भोजन को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उसकी लाइफ स्पैन को, उसके जीवन काल को बनाए रखने के लिए बेंजोएट का भी यूज किया जाता है। इसमें सोडियम बेंजोएट में को किसमें मिलाया जाता है, जैम वगैरह, जेली, फलों के रस, जूसेस वगैरह को स्टोर करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। तो ये 4 अलग अलग आप दे सकते थे। केमिकल प्रिजर्वेटिव का नाम दे सकते थे, घरेलू स्तर पर नमक और चीनी का दे सकते थे, डिहाइड्रेशन, रेफ्रिजरेशन। आपका यहां तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपका फिजिक्स का सवाल है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होती है जब यह अग्रदिशक बायसित होता है और पश्चिम दिशक बायसित होता है। हाउ इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर of a PN junction diode affected when it's forward biased and reverse biased। तो इसमें आपको ये बताना है कि डिप्लेशन लेयर में क्या चेंजेस होते हैं पीएन जंक्शन के, ये कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन जो होता है, इसमें जो डिप्लीशन लेयर होता है, ये कैसे प्रभावित होता है अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तब, और रिवर्स बाइसिंग होती है तब। इसमें आपको पीएन जंक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। पी टाइप एंड एन टाइप को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपने एक अवक्षय परत पढ़ा होगा जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके विषय में पूछ रहा है कि अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करें तो डिप्लीशन लेयर में क्या इफेक्ट होगा, और रिवर्स बाइसिंग करें तब क्या इफेक्ट होगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का केस एक लिख लेते हैं, रिवर्स बाइसिंग का एक केस लिख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग है क्या और इसमें क्या चेंजेस होंगे डिप्लीशन लेयर में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का आप पहले पॉइंट लिख लीजिए कि पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक और एन क्षेत्र को ऋणात्मक से जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अगर पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ा जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, यानी कि रोधिका विभव जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। और इसी के कम होने की वजह से अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम होने की वजह से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है। आपने रीजन बताया। फिर धारा का प्रवाह, अब भाई डिप्लीशन लेयर कम हो गया है तो धारा तेजी से प्रवाह होने लगती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा प्रवाह बढ़ता है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। फिर आप इसी तरीके से सेम पश्च बायस को भी, रिवर्स बाइसिंग को भी बता सकते हैं। रिवर्स बाइसिंग में आप बता दीजिए यहाँ पर कि पी क्षेत्र को उल्टा हो जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में पी क्षेत्र को ऋणात्मक से जोड़ते हैं, एन क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के। इसके पश्चात इसमें रोधिका विभव जो है वो क्या हो जाता है, इसमें रोधिका विभव यानी कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ने की वजह से डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से धारा का प्रवाह कम हो जाता है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते थे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के लिए 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है अगेन जिसको हमको सॉल्व करना होगा। यहां पर दिया हुआ है 200 वोल्ट 100 वॉट के रेटिंग वाले एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे 5 बल्बों को 4 घंटे जलाया जाता है, कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की खपत पूछी जा रही है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है, और प्रति यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय अगर 4.60 हो तो कुल लागत क्या होगी, टोटल कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें 3 चीजें पूछी जा रही है इस पूरे प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, अब वोल्ट में दिया हुआ है तो वैल्यू क्या है, V, विभवांतर की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 200 वोल्ट है ना, V दिया हुआ है। P की वैल्यू दी हुई है वॉट में, क्या दिया हुआ है, 100
वॉट। और क्या दिया हुआ है, कितने बल्ब है, 5 बल्ब है, बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ बल्ब्स, एंड टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम यानी टी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 आवर, घंटे में दी हुई है वैल्यू। ठीक है, हाँ, पर यूनिट कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 4.60 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या निकालना है, पहला रेजिस्टेंस, सेकंड क्या निकालना है इसमें, रेजिस्टेंस निकालना है, खपत, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड एनर्जी, एंड थर्ड जो निकालना है वो क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इतनी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। हम आंसर की शुरुआत ऐसे करेंगे, जो गिवन चीजें वो लिख दिया हमने, हमको फाइंड क्या करना है हमने वो लिख दिया। अब यहां से हम अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आपको जगह कम पड़े तो हम इस तरीके से पेज को डिवाइड भी कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, पावर वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पता होगा आपको, आर को इधर ले आओ, पी को इधर ले आओ, वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 इसका स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या दी हुई है 100, तो क्या आ जाएगा यहां पर एंड 100, 2 0 कट गए, आ गया वैल्यू 400। ठीक है, और रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा ओम। यूनिट लगाना भूलना नहीं है आपको। तो हमने पहला जो दिया हुआ था वो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस, कितना आ गया 400 ओम आ गया। सेकंड हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो निकालना है। चलिए, तो सेकंड चीज हम निकाल लेते हैं, ये तो हमने पहली चीज निकाल ली फर्स्ट। सेकंड हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है हमको, ई की वैल्यू, एनर्जी कंज्यूम, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, है ना, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो E की वैल्यू पावर इंटू टाइम निकालने के लिए हमको पहले पावर फाइंड करना होगा। अब आप कहेंगे पावर तो यहाँ पर दिया हुआ है 100 वॉट, लेकिन 100 वॉट के यहाँ पर कितने बल्ब हैं भाई, 5 बल्ब हैं, है ना, तो 5 बल्ब के लिए 100 वॉट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 इंटू 100 वॉट, वैल्यू आ जाएगी 500 वॉट। अब आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम निकालनी है हमको, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट में होती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, किलोवाट में चेंज करके आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 किलोवाट, ये आ जाएगा आपका P की वैल्यू। अब वैल्यू रख देते हैं E वाले फॉर्मूला में, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू है 0.5 इंटू टाइम, T की वैल्यू क्या है 4 आवर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर यूनिट होता है किसका, E, एनर्जी कंज्यूम का। तो हमारा दूसरा भी उत्तर आ गया, पहला भी आ गया। अब हमको तीसरा टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो यूनिट है हमारा, है ना, यूनिट कितना यूज किया हमने, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की है 2 किलोवाट आवर, हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो 1 किलोवाट आवर के लिए पर यूनिट के लिए कितना लग रहा है 4 इंटू 60, 1 किलोवाट आवर के लिए इतना लग रहा है, तो 2 किलोवाट आवर के लिए कितना लगेगा, तो 2 से गुणा कर देंगे 4.60 को, आंसर हो जाएगा आपका 9.20 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा कितना 9.20 रुपीज। ठीक है, एक साइड पे आपने गिवन चीजें लिखी, दूसरे साइड पे आपने सॉल्व कर दिया, बहुत आसान था। और इस तरीके से आपका ये
उत्तर जो है वो तीनों चीजें आपने फाइंड कर ली। ठीक है, आपने पहले में बता दिया 400 ओम रेजिस्टेंस, 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड एंड टोटल कॉस्ट इज 9.20 रुपीज। ठीक है, आसान सवाल था। आप जब भी आप इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि आपको दिया क्या क्या है, आपको फाइंड क्या क्या करना है और फॉर्मूला आप अपने दिमाग में लिख लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का प्रश्न है, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में क्यों होता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई ज्यादा होती है, पहला ये कारण हुआ। छोटी आंत क्या होती है, बड़ी लंबी होती है। तो आप रीजन दे सकते हैं, पहला रीजन दे सकते हैं कि छोटी आंत लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, तो लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और इतनी लंबाई होने के कारण एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज्यादा मिल जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन लेंगे कि इसके भीतरी दीवारों पर क्या मौजूद होता है, विलाई या माइक्रोविलाई। विल्ली लिखा हुआ है, विल्ली भी कह सकते हैं, विलाई भी कह सकते हैं। ये विलाई क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कहने का मतलब उंगली की आकृति जैसी होती है। ये उंगली की आकृति किस पर होती है, ये आपके छोटी आंत वाले भाग पर मौजूद होती है ये विलाई। और ये विलाई ऐसी आकृति जो होती है ये छोटी आंत के आंतरिक सतह इनर लाइन पर मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सतही पृष्ठ को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से भोजन के या न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया हो जाता है एक्सपांड, ज्यादा एरिया मिल पाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहां होता है, छोटी आंत में होता है। दूसरा कारण दे दिया। तीसरा कारण आप दे सकते हो कि विलाई में रक्त कोशिकाएं अधिक मात्रा में होती है। अब रक्त कोशिकाएं विलाई में ज्यादा होंगी तो न्यूट्रिएंट सीधे विलाई से कहां चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू आपकी कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे, तो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा ब्लड में। तीसरा कारण है। चौथा कारण है, इसकी दीवारें क्या होती, बहुत पतली और पारगम्य होती है, न्यूट्रिएंट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो ऐसे 4 कारण आप अगर देते हैं 4 मार्क्स के लिए तो ये बहुत आसान हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 4 मार्क्स के लिए इंटेस्टाइन से रिलेटेड। चलिए, तो 4 मार्क्स के भी हमने सवाल यहां पर कंप्लीट कर लिए। अगली बारी आती है 8 नंबर के सवालों के लिए। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो दिया हुआ है, डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूडिंग टेफ्लॉन फॉर ईच, मेंशन द मोनोमर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड मेजर एप्लीकेशंस। यानी कि आपको यहां पर 3 चीजें बतानी है। क्या क्या, पहला तो आपको 3 टेफ्लॉन 3 कृत्रिम बहुलक बताने हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बताने हैं और मैंडेटरी किया गया है किसको, टेफ्लॉन को। इन्होंने बोल दिया कि टेफ्लॉन सहित बताना है, टेफ्लॉन जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि प्रत्येक के लिए आपको मोनोमर बताने हैं, एकलक बताना है और क्या बताना है, इनके प्रमुख गुण बताने हैं और साथ में इनके उपयोग बताने हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें कही हैं हर एक आपके हर एक पॉलीमर के लिए। शुरू करते हैं हम लोग टेफ्लॉन से। ठीक है, टेफ्लॉन जो होता है इसे क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन के लिए, टेफ्लॉन को कहा जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या कहा जाता है इसे, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, और इसके लिए मोनोमर क्या होता है, तो पॉली को हटा दो, बाकी जो बचा वही क्या है, इसका मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये फॉर्मूला होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का फॉर्मूला N लगा देंगे तो हो जाएगा। तो मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और बहुलक क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, यही कहलाता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये एक टाइप का योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सा बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा होता है। अब यहां पर पूछा गया है क्या, प्रॉपर्टीज और
एप्लीकेशन, तो आप सीधे तौर पर आपने बता दिया जो जो चीजें पूछी है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन मोनोमर क्या है, मोनोमर के बाद प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, उष्मा के प्रति प्रतिरोधी होता है, ठीक है, उष्मा विरोधी होता है, और क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब ये केमिकल से रिएक्शन ज्यादातर नहीं करता है, ठीक है, इनर्ट होता है, निष्क्रिय होता है बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद फिर नॉनस्टिक सरफेस होता है इसका, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ठीक है, विद्युत के प्रति ये कैसा होता है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक के भांति कार्य करता है। तो इसके कुछ इस प्रकार गुण मौजूद है, और इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर की कोटिंग में की जाती है। आप लोग जो नॉनस्टिक कुकवेयर यूज करते हैं उसके ऊपर जो परत जड़ी होती है वो किसकी परत होती है, इसी टेफ्लॉन की परत होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था कि एक तो ये केमिकली इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करेगा, दूसरा नॉनस्टिक सरफेस होता है और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी किया जाता है। अभी देखा हमने इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो इंसुलेशन प्रक्रिया यानी कि कुचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और केमिकल इंडस्ट्री के कंटेनर्स और पाइप्स बनाने में, क्योंकि अभी हमने इसके गुण में देखा कि ये केमिकली इनर्ट होता है। तो आपने गुणों को ही देखते हुए इसके क्या लिख दिए, एप्लीकेशंस या उपयोग लिख दिए। बहुत आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नायलॉन 66। नायलॉन 66 के लिए मोनोमर क्या यूज होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक एसिड। इनका यूज किया जाता है किसमें, नायलॉन 66 के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये भी एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर है। इसको अगर फॉर्मूला इसका लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगा, NHCH2 6NHCO, ये जुड़ा रहेगा आपके, ये आपका है क्या, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक एसिड, और इसी में अगर हम लोग जोड़ दें N तो ये बन गया एक पॉलीमर, और इसी पॉलीमर का नाम होता है नायलॉन 66, ठीक है। तो ये आपका है नायलॉन 66। फॉर्मेशन इसका किस विधि के द्वारा होता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि बहुलीकरण की कौन सी विधि, संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग और टफ होता है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वियर रेजिस्टेंट होता है। मेजर एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो रस्सियां बनाने के लिए नायलॉन का यूज होता है, फिशिंग नेट बनाने के लिए, मछली का जाल बनाने के लिए, टेक्सटाइल फाइबर में इसका यूज होता है, नायलॉन के बहुत सारे कपड़े वगैरह आते हैं, ठीक है, पैराशूट्स वगैरह बनाने के लिए भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, और मोनोमर हो गया। नेक्स्ट तीसरा नंबर का आपका है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट भी आपका एक टाइप का क्या है, सिंथेटिक मोनोमर है। बेकेलाइट जो है ये इसके लिए मोनोमर किसका यूज होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसका यूज होता है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इस तरीके से ये बेंजीन रिंग से घिरे होते हैं, CH2 ग्रुप, ठीक है, और ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना हुआ होता है। संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये भी एक टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, संघनन विधि के द्वारा बनता है। प्रॉपर्टीज हार्ड और रिजिड होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, उष्मा के प्रति प्रतिरोधी होता है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेंट होता है, उत्कृष्ट विद्युत कुचालक होता है। ये भी तो कुचालक के रूप में तो उपयोग होगा, इसके अलावा गर्मी के प्रति प्रतिरोधी होता है, यहां भी इसका यूज होगा, कठोर होगा, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो ज्यादातर बेकेलाइट के बने होते हैं। प्लग बोर्ड वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है, आपके जो बर्तन के हैंडल्स होते हैं वो भी बनाने के लिए बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बेकेलाइट का प्रयोग जो आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में जो आपके जितने भी आप उसके अंदर इक्विपमेंट देखेंगे, सामान देखेंगे व्हाइट कलर में जो भी मौजूद होता है, ज्यादातर बेकेलाइट से बनाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और साथ में हीट रेजिस्टेंट होते हैं और कुचालक होते हैं इसी गुण के कारण। तो ये आपका 8 नंबर का सवाल था जिसे हमने कंप्लीट किया, जो जो प्रश्न इसमें पूछे गए। नेक्स्ट आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम को लिखिए। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने था,
एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था और इन्होंने ये बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ही ये बताया था कि जो प्रकाश होती है इसकी कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट जो है वो वेव के जैसे भी काम करता है और पार्टिकल नेचर भी इसके अंदर पाया जाता है। तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझते हैं इसमें आपको क्या लिखना था? तो आप सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये बता दीजिए, ठीक है, कि जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है उस सरफेस से और इसी घटना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यही आपको पहले बता देना चाहिए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जा रहा है क्या है, आपने ये बता दिया, ठीक है। अब आप लॉ बता सकते हैं एमिशन के, यानी उत्सर्जन के नियम बता सकते हैं। उत्सर्जन का नियम क्या कहता है? पहला तो कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रूल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हिंदी में देहली आवृत्ति का नियम। देहली आवृत्ति वह मैक्सिमम आवृत्ति होती, सॉरी, वह मिनिमम आवृत्ति होती है, वह कम से कम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। अब आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो किसकी होगी? लाइट की होगी। और किस लाइट की होगी? ये उसी लाइट की होगी, जो वही लाइट की होगी जो कि उस मेटल सरफेस पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। तो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली, आपतित होने वाली लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी को हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति का नियम ये कहता है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, प्रकाश की जो आवृत्ति है, अगर वो क्या हो जाए? उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति से भी क्या हो जाए? कम हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। ये नियम कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नियम। ये आप लिख सकते थे। दूसरा कहता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी के बारे में, कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा एमिट होंगे और उतना ही ज्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो ये दूसरा नियम आप लिख सकते थे यहां पर। फिर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का नियम ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर होगी, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन, अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी से जब वो इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पर तो उतनी एनर्जी लेकर, काइनेटिक एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एमिट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये नियम कहता है तीसरा। चौथा नियम कहता है इंस्टेंटेनियस एमिशन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली अपॉन द इंसिडेंट ऑफ लाइट सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर तो इंस्टेंट ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, ये कहता है। फिर लास्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही देहली तरंग दैर्ध्य भी होता है, और देहली तरंग दैर्ध्य का नियम ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू जीरो से दिखा रहे हैं, अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर कह रहा है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड तरंग दैर्ध्य या देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए आवश्यक है। मतलब हमेशा हम जब भी कोई लाइट लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई होनी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जरूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये कहते हैं ये नियम। तो इस तरीके से अगर ये 5 नियम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अगर आप इतनी चीजें एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका ये 8 नंबर का सवाल का पूरा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपका तैयार हो जाता है, ठीक है।
हिंदी में भी यहाँ पर आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अगेन बायोलॉजी का, जो कि है श्वसन से संबंधित। यहां पर कह रहे हैं कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, एरोबिक और एनारोबिक यानी कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन को समझाइए। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले श्वसन की परिभाषा दे दीजिए कि श्वसन क्या है। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो अपने कार्य के लिए लोग जीव जो है वो क्या करते हैं, क्रियाओं को संचालित करने के लिए करते हैं। कोशिका के भीतर भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आपने क्या बता दिया, सबसे पहले रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, फिर आपने ये क्या दे दिया, एक रिएक्शन लिख दिया। ग्लूकोज ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी आपको मिल रही है। आपने इतनी चीजें लिख दी, इसके बाद आप क्या एक्सप्लेन कर दीजिए इसके डिफरेंस को, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन की कमी में अगर कोई रेस्पिरेशन हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद आप थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं चाहे तो, क्विक डिफरेंस को बताने के लिए, क्योंकि डिफरेंस बताने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको क्या कर दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होता है, कंपेयर करके आंसर को पढ़ते हुए बहुत इजी होता है चेक करने वाले को। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। साइंस है, साइंस में तो बहुत और भी अच्छा है कि आप इस तरीके से बता दो, क्योंकि यहाँ पर टोटल फैक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण होता है, इसमें अपूर्ण होता है, आप बता दीजिए। अधिक ऊर्जावंती है, इसमें लगभग 2 ATP के ऊर्जावंती, बहुत कम ऊर्जावंती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अंतिम उत्पाद CO2 और H2O होता है। इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ईस्ट में होता है, पढ़ा होगा आपने। और लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन मसल्स में, मानव की मांसपेशियों में बनता है लैक्टिक एसिड। मुख्यतः ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, परंतु अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश जीवों में होता है और ये जीवाणु और कार्यरत मांसपेशियों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस को। ठीक है, अगला आपका 8 नंबर के हमारे 3 सवाल यहां पर कंप्लीट हुए। 15 नंबर का सवाल आता है आपका। 15 नंबर के सवाल में एक फिजिक्स का सवाल दिया हुआ है। घर, स्कूल या कार्यस्थल पर विद्युत का उपयोग करते समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में लिखिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखने हैं आपको। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न, गुणसूत्र क्या है। बायोलॉजी का प्रश्न दिया हुआ है, गुणसूत्र क्या है बताइए कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों की संतान में गुणसूत्रों की संख्या कैसे बनाए रखी जाती है। What are the chromosomes? Explain how in sexually reproducing organisms in the number of chromosomes in progeny is maintained. तो ये आपको बताना है। 2 प्रश्न है यहाँ पर, दोनों में से आपकी इच्छा है, आप जो भी चुन सकते हैं। फिजिक्स का सवाल है, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इसमें 15 नंबर में आप क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है चैलेंजिंग। आसान सवाल है, बट इतना सारा कंटेंट लिखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप डिवाइड करके लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, या फिर आप सीधे 15 पॉइंट बता सकते हो, 1 2 3 पॉइंट में बता सकते हो, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, फैक्चुअल है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, तो आपको जो है वो बिल्कुल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि गीले हाथों से स्विच या उपकरण को ना छुएं, खराब तारों, प्लग, सॉकेट का इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल होने पर उपकरणों को, स्विच को बंद कर दें। ये प्रिकॉशन जो आमतौर पर आप घरों में उपयोग करते हैं, ठीक है, या फिर आपको आपके पेरेंट्स उपयोग करने के लिए बोलते रहते हैं बार बार, उन्हीं प्रिकॉशंस को आपको लिखना है। किसी भी उपकरण की मरम्मत से पहले बिजली का कनेक्शन हटा दें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके इलेक्ट्रिक उपकरणों का सुरक्षित इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है बिजली के झटके से बचाओ। झटके से बचाओ कैसे कर सकते हैं, आप अर्थिंग को सेफ रखिए, सुनिश्चित करें सेफ्टी उसकी। ज्यादा पावर वाले उपकरणों के लिए 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करें, 2 पिन का ना करें। इस तरीके से आप बिजली के झटके से बच सकते हैं। और सॉकेट पर ज्यादा लोड ना डालें, वही 3 पिन का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को बिजली के आउटलेट से क्या रखिए, दूर रखिए। तो ये कुछ बहुत आसान प्रिकॉशंस हैं जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं।
और जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। लास्ट में क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप चाहे तो निष्कर्ष जोड़ सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं बिजली से जुड़ी सावधानियों का पालन करने के लिए दुर्घटनाओं को रोकने और जान माल की सुरक्षा करने पर बिजली का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से बिजली का इस्तेमाल करने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये 15 नंबर का सवाल था। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिटेल या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ था नहीं, तो मेरे भी एक्सप्लेन करने के लिए चीजें नहीं है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट 15 मार्क्स में चीजों को लिख सकते थे। आसान है। चैलेंजिंग यही हो जाता है कि इतना सारा कंटेंट आप 15 मार्क्स में आप क्या लिखेंगे, बट आप चाहे तो लिख सकते हैं अलग अलग कैटेगराइज करके। अगला सवाल बायोलॉजी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र क्या है? बताएं कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों की संतानों में गुणसूत्रों की संख्या कैसे बनाई रखी जा सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिख सकते हैं क्रोमोसोम का। मैंने आपको एक सिनॉप्सिस टाइप का बना के दिया हुआ है, इस टाइप से आप अपने आंसर को लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सीधे से कि गुणसूत्र क्या है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम पहले आप डिफाइन कर दीजिए कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, कोशिकाओं के केंद्रकों में ये मौजूद होता है। ये किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन्स इनको कंडेंस फॉर्म में कॉम्पैक्ट रखने में सहायता करते हैं, और इनमें मौजूद होते हैं क्या? डीएनए, ठीक है। और डीएनए में क्या मौजूद होता है? जीन। तो ये क्या कैरी करते हैं? जीन को कैरी करते हैं। और ये जीन में क्या मौजूद होता है? हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, अनुवांशिकी सूचनाएं इसमें मौजूद होती हैं। आप इतना डिटेल बता दीजिए। फिर बता दीजिए कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर, 23 यहाँ पर जोड़े मौजूद होते हैं। 40 क्रोमोसोम की संख्या होती है हमारे बॉडी के कोशिकाओं में। इतना आपने क्रोमोसोम के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब प्रश्न के दूसरे सेक्शन पर आ जाते हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन कहता है कि बताएं कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों के संतान में गुणसूत्रों की संख्या कैसे बनाई रखी जा सकती है। अब प्रश्न आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये पूछ रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मेंटेन कैसे रखा जा सकता है, कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास ऑन हो दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे सेक्शन को सॉल्व करना चालू कर सकते हैं कि हर स्पीसीज में एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाए हर एक जनरेशन में, मान लीजिए कि ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर दूसरी जनरेशन में ये आपके 46 आपस में मिले, ठीक है, और कितने हो जाए, मान लीजिए 92 हो जाए क्रोमोसोम की संख्या, अगले जनरेशन में फिर 92 का डबल हो जाए, उसके जनरेशन में फिर डबल हो जाए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर जनरेशन में बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो जीव की प्रवृत्ति, जीव की संरचनाएं, सारी चीजें क्या हो जाएगी? बदलती जाएंगी। और हो सकता है कि एक दायरे के बाद हम ह्यूमन से कुछ और बन जाए, मानव से कुछ और बन जाए। तो सेम स्पीसीज के सेम गुणों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक जनरेशन में, हर एक पीढ़ियों में क्या हो? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेरे बाद वाली जनरेशन में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने जरूरी है। वो बात अलग है कि कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह या कोई डिसऑर्डर हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो सकते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। बट इन जनरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? 46 ही होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए तो यहां पर क्या हो सकता है कि जनरेशन या फिर वो स्पीसीज जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, अस्थायी हो सकता है कि वो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाए, या हो सकता है कि जो स्पीसीज पहले थी वो स्पीसीज बाद में वो स्पीसीज रहे ही ना, वो कोई और स्पीसीज बन जाए, ठीक है। इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब इसमें हमको मियोसिस को समझाना पड़ेगा इस प्रश्न में, क्योंकि 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो आपको सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको मियोसिस की प्रक्रिया यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका होती है किसकी? मियोसिस की। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है आपकी बॉडी में, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। जो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है ये आपके सोमैटिक सेल में होता है,
जितने भी आपके अंदर सोमैटिक सेल मौजूद हैं, जितनी भी, जैसे मेरे स्किन की सेल, लीवर के सेल, उनमें कौन से प्रक्रिया से सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। यानी कि अगर एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल बनाए तो इस सेल में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये होता है किसके अंदर? माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस की प्रक्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्म सेल में, जनन कोशिकाओं में। और इसमें अगर एक सेल में आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये सेल 4 भागों में डिवाइड होता है। मियोसिस में 4 सेल, डॉटर सेल बनते हैं, 4 संतति कोशिकाएं बनती है, और इस 4 संतति कोशिकाओं में हाफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के ये क्या बनने वाले हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। और नर युग्मक आपका बनेगा स्पर्म सेल से, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मादा युग्मक ओवम से, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूज करेंगे। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करेंगे, मिलेंगे, और इन्हीं से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलकर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले जाइगोट का निर्माण करेंगे। तभी तो आगे चल के आपके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे। तो इसको बनाए रखने के लिए मियोसिस प्रक्रिया जरूरी है। सोचो, माइटोसिस होगा तो आपके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 हो जाएंगे, 92, और आपके बाद वाली जनरेशन में 92 के फिर डबल। तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? मियोसिस की प्रक्रिया है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। और जाइगोट जो फॉर्म होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो आपको ये मियोसिस की प्रक्रिया को समझाना पड़ेगा, रोल ऑफ मियोसिस, रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसी फर्टिलाइजेशन और मियोसिस की प्रक्रिया के कारण फिर आपको यहां पर बताना पड़ेगा कंक्लूजन में कि इसे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? मेंटेन रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपका ये जो प्रश्न था 15 नंबर के लिए, इसके लिए तो कोई डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी। गुणसूत्र वाले के लिए, क्योंकि ये 15 नंबर में पूछा गया है, तो यहां पर आप 2 टाइप के डायग्राम बना सकते थे। एक तो मियोसिस प्रक्रिया को जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, तो मियोसिस प्रक्रिया में जो मैंने डायग्राम बनाया आप वो बना सकते थे। ठीक है, इस तरीके से ये वाला 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 डॉटर सेल बनाता है, ये वाला एक डायग्राम थोड़ा सा छोटे से जगह में बना सकते थे। और जब आपने डेफिनेशन लिखा था क्रोमोसोम का, तो यहां पर आप इस तरीके से, ठीक है, या फिर हाँ, ये तो थ्रेड है आपका क्रोमैटिन, इस तरीके से क्रोमोसोम को आप एक्सप्लेन कर सकते थे, इस तरीके से डायग्राम बना सकते थे। डबल हेलिक्स मॉडल वगैरह यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली डीएनए के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं थी। डायग्राम की वैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, बट क्रोमोसोम का डायग्राम आप यहाँ पर एक बना सकते थे, और यहाँ पर जब आप मियोसिस प्रक्रिया को समझा रहे तो मियोसिस का डायग्राम बना सकते। ठीक है, तो ये आपका पेपर 4 का पार्ट 1 हमने एक्सप्लेन किया, जनरल साइंस को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते थे और बेहतर बना सकते थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आप जरूर देखें, एनालिसिस करें कि मेंस का पेपर कैसा था। अगर मैं पेपर 4 पार्ट 1 की बात करूं तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, पार्ट 1 की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए, और जिन परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिए हैं उनको उनके रिजल्ट के लिए। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।